अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही थी एज ए राइटर के, हमारी डिक्टेटरशिप चलती है जब हम लिखते हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब कोई डायरेक्टर आपके लिखे हुए प्ले को करता है तो, और वो उस पर कई बार जो है कैची चलती है, एडिटिंग होती चलते है, हैं। तो क्या वो डिक्टेटर मन जो है वो क्या हाँ, बोलता वो है? आहत भी होता है, लेकिन फिर समझौता यूँ कर लेते हैं कि चूंकि हम केवल लेखक हैं, थोड़ी देर को बुरा लगता है। थोड़ी देर को बुरा लगता है कि यार हम ये लिख रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जब हम उसका परिणाम प्रस्तुति देखते हैं जी। तो हमें समझदारी ये है कि समझौता भी करना चाहिए, जी। क्योंकि एक लेखक और डायरेक्टर में फ़र्क तो होता है। बिल्कुल। प्योर लेखक अगर डायरेक्शन में आए तो नहीं काम चल सकता किसी भी तरह जी से। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन तो अपना अलग ही एक सोच है। जी। तो वो, और आज तक मेरा ये मानना रहा जो मैंने देखा है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें तो आप जो भी पात्र वो डायरेक्टर लाते हैं सामने, वो आपको उससे भी खूबसूरत लगने लगते हैं। वाह क्या बात है, बहुत सही तो बात कही इसलिए आपने। मेरे जितने भी नाटक लिखे हुए पॉपुलर हुए, उसमें इन लोगों का, डायरेक्टरों का बहुत बड़ा हाथ है, साजिद मजाक मिठाई ये का। सोच अगर एक राइटर की है तो नो डाउट जब प्रेजेंटेशन आती है निकल के, जब एक प्रस्तुति होती है मंच पे इस सोच के साथ, तो निसंदेह वो कमाल की प्रस्तुति होती है। अब मेरा एक प्रश्न आपके लिए ये जाता है कि आपका धामपुर में जो एक पहचान और जो सच बात तो यह है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ पे अपनी बहुत सशक्त पहचान बना चुके हैं। आपने शुरुआत की थी चिंगारी से, और आज जो है हिंदुस्तान तक का सफ़र आपका जो है, जानना चाहूँगा कि उस सफ़र में वो जीवन आपका कैसा महसूस करते हैं उस जीवन को जीते हुए? शुरू में ऐसा हुआ था, जब मुझे लिखने का शौक़ हुआ जी। तो अखबार में दो पत्र मेरे नवभारत टाइम्स में छपे थे जब मैं पढ़ रहा था, जी। ग्रेजुएशन कर रहा था। तब से ये एक कीड़ा कह दीजिए या एक जर्म्स पैदा हो गए अंदर कि यार लिख तो सकते हैं। अच्छा, हमारा टाइम कलम कागज़ का युग था, जी। 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 पेन हाथ में रहता था, कलम, और बस लिखते थे। और तो हमें लगा, फिर ये शौक़ पड़ा तो हमने और लेटर लिखने शुरू कर दिए अखबारों में। जी। जी। फिर वही रूप, एक भावना जो भावुकता अंदर होती है, अभिव्यक्ति के रूप में सामने आई, बिल्कुल। और वो कागज़ पे उतरने लगी। बोलना दो तरह से अभिव्यक्ति संभव है, बोल के कर दीजिए या कागज़ पे उतार, कलम के माध्यम से कागज़ पे उतार दीजिए। वो मैंने करना शुरू किया तो धीरे धीरे कहानी लघु कथा का रूप लेने लगी। जी। तो कहानियाँ, फिर सीधी सच्ची कहानियाँ सीधी सच्ची भाषा में मैं लिखने लगा। संयोग से वो पसंद आने लगी, छपने लगी। शायद इंडिया की तो हर मैगज़ीन में मैं छपे, क्या छपा हूँ, बात है, चाहे एक बहुत बार या बढ़िया। 10 बार छपा हूँ, लेकिन बहुत छपा हूँ। सुंदर। जी। तो एक वो दौर था। लेकिन साथ ही साथ पत्रकारिता मैंने इसलिए अपनाई थी उस समय कि मेरे हाथ में कलम और कागज़ रहेगा। हाँ बिल्कुल। वो तो पत्रकार चौथा स्तंभ होता है हाँ, तो लोकतंत्र का, तो वो ताकत तो है लेकिन पत्रकार मेरा स्वार्थ था कि मैं अपने लेखक को ज़िंदा रखूँगा। हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन ये मेरी सोच आज के मैं सब पत्रकार या लेखकों को के सामने ये स्वीकार करता हूँ कि ये दोनों सोच बिल्कुल अलग हैं। जी। पत्रकारिता लेखन का कोई मेल नहीं है। जी। लेखक को मैं अगर इस तरह उसकी परिभाषा दूँ कि जितना आलसी होगा, सोचने विचारक वाला होगा, रात के अंधेरे में जगने वाला होगा, तो वो तो लेखक बन जाएगा। अच्छा। और पत्रकार तो भैया हर समय उसे सतर्क ही रहना पड़ेगा, सतर्क कहाँ कहीं क्या हो गया, क्या हो गया, उसका बिल्कुल। दिमाग हर समय ऐसे ही चलता रहता है। सच बात है बिल्कुल। तो लेखक और पत्रकारिता में जब तक फ़र्क पता चला, जब तक बहुत कुछ पानी बह गया था गंगा में। अच्छा। थोड़ा सा प्रश्न, शायद चुभता हुआ प्रश्न है उनके लिए जो पत्रकारिता को बहुत हल्के रूप में लेते हैं। आज पत्रकारिता को लेके आप क्या सोचते हैं? पत्रकारिता किस तरह के रूप में आ गई है सामने? कैसा होना चाहिए पत्रकार को? ये इस के बारे में थोड़ा सा जानना जी, चाहूँगा। मेरा पूरा जीवन पत्रकारिता में बीता है। जी। और मेरे जीवन के कालखंड में पत्रकारिता का रूप जो बदला है, सब मैंने देखा है। हम बिल्कुल। हमने वो टाइम भी देखा है जो हम पोस्ट कार्ड पे भी खबरें लिख के भेजते थे, अखबारों में छपती थी। फिर दौर बदलते चले गए, कंप्यूटर आ गए, जी। अब तो सब मोबाइल पे होने लगा और बहुत सुविधाएं हो गई हैं, तरीका ही बदल गया। लेकिन मैं एक कस्बाई पत्रकार में और महानगरीय पत्रकार में बहुत बड़ा फ़र्क मानता हूँ कि जितना फ़र्क उनकी जीवन शैली में, उतना ही फ़र्क इसमें मान लीजिए आप। जी। जी। पहले नारा दिया जाता था कि मिशनरी पत्रकारिता,
एक शब्द हुआ करता था। मिशनरी आज़ादी के टाइम में तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सबका एक मिशन था कि देश को आज़ाद कराना है। उसके बाद ये आज देश भी आज़ाद हो गया, नारा वही चलता रहा, मिशनरी पत्रकारिता। लेकिन समाज विकसित हुआ, ज़रूरतें बढ़ी, जी जी पैसे की ज़रूरत भी तो बढ़ी। बिल्कुल ठीक। पत्रकारिता में आज भी मैं स्वीकार करता हूँ कि शायद यूँ तो हम चौथा स्तंभ कहलाते हैं, लेकिन अगर बाकी 3 स्तंभों से तुलना की जाए तो सबसे कम पैसा पत्रकारिता क्षेत्र में है। हाँ बिल्कुल सही। 2 तरह की पत्रकारिता हो गई, कस्बाई और महानगरीय। महानगरीय को एक तरफ रख देते हैं, हमारी कोई तुलना ही नहीं है, जबकि संख्या कस्बाई और ग्रामीण पत्रकारों की ज़्यादा है। ज़्यादा है। लोग ग्लैमर समझ के मेरे युवा साथी उसमें आ जाते हैं पत्रकार बनने, और सम्मान भी है। जब थाने जाइए और दरोगा जी कहें आइए पत्रकार साहब बैठिए, हाँ भाई चाय लाओ इनके लिए, तो ऐसा लगे यार हम तो इस काबिल भी हैं कि हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो मन करता है कि पत्रकार बन जाओ। लेकिन जब घर पहुंचोगे तो एक पिता या पति के रूप में पहुंचोगे घर। सही बात है बिल्कुल। आप पत्रकार हैं तो अपने घर के बाहर हैं, सही बात है। घर के अंदर तो आपको एक जिम्मेदार व्यक्तित्व है आपका। जी जी बच्चे आपसे ज़रूरतों की चीज़ें मांगेंगे, सही बात। पत्नी आपसे ज़रूरतों की चीज़ें मांगेगी, बिल्कुल और आप उस दायित्व में पिछड़ेंगे तो घर आपका व्यवस्थित हो जाएगा, व्यवस्थित आपकी बाहरी ज़िंदगी और घर की ज़िंदगी भी प्रभावित बिखर होगी। जाएगी। ठीक बात। तो मैं अक्सर कस्बाई पत्रकार जो भी मेरे पास आए लड़के बच्चे जी के, सर मुझे बनना है पत्रकार, बताइए क्या करना चाहिए। तो मैंने सबको ये कहा भाई आर्थिक रूप से अगर तू सुदृढ़ है और कमाने का कोई तेरे पे साधन है, हालांकि कमाई कम होगी क्योंकि थोड़ा टाइम वहाँ दोगे थोड़ा वहाँ दोगे, लेकिन आपको तभी आप पत्रकारिता में आओ, नहीं तो फिर पत्रकारिता बदनाम तो होगी। क्योंकि हो सकता है आपकी मजबूरी हो, बिल्कुल सही बात। लेकिन समाज को तो उसे बुरी नज़र से हाँ, देखेगा ना, बिल्कुल सही बात। समाज तो उस पत्रकार को बुरी नज़र से देखेगा। तो मैं हमेशा ये सबको संदेश देता हूँ जो नई पीढ़ी आती है कि बच्चों पहले कमाने का सोचना, पत्रकारिता का शौक़ बाद में रखना। बिल्कुल सही बात। आप पत्रकार के तौर पे, कलाकार के तौर पे आगे बढ़ते रहे जीवन में, चीज़ों को जो है सामंजस्य बैठाते रहे इसमें। तो कहते हैं कि अगर परिवार का सहयोग ना हो तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो इसमें डेफिनेटली आप भाभी श्री का सहयोग मानते होंगे। ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अगर आप सवाल ये कर रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को खुश करूं तो मैं उनका नाम ले दूंगा। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं सच्चाई जानना चाह लेकिन रहा मैं सच्चाई भी बताऊंगा हूँ। जी और वो जहाँ भी बैठी मुझे देखे सुनेंगी तो वो यकीन करेंगी। जी। तो आप इसका श्रेय भाभी श्री को देना चाहेंगे, आप यहाँ तक पहुँचे? बहुत हद तक देना चाहता हूँ, जी क्योंकि ये मैं उन्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा। जी वो जहाँ भी मेरे इस इंटरव्यू को देखेंगी या सुनेंगी जी तो यकीन करेंगी, ऐसी बात नहीं है। जी। मेरा प्रश्न यह है कि आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं थिएटर को लेके या पत्रकारिता के क्षेत्र में लेके, क्या आप सोचते हैं? नहीं, पत्रकारिता क्षेत्र में तो मेरा कोई आगे ऐसा योजना का सवाल नहीं है। अच्छा जी। हाँ, सीनियर सिटीजन की परिभाषा में आ गया हूँ। हाँ, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि पत्रकारिता हो या थिएटर हो जी या लेखन हो या कुछ हो, तो इसमें एक काउंसलर कहिए या कोई मुझसे नई उम्र का बच्चा कुछ चाहता है जी जी सुनना, जी। कुछ सीखना, कुछ समझना, तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, चाहे वो बहुत बढ़िया। और किसी भी समय हो। मुझसे जो भी राय लेगा वो, मैं उसे अपने अनुभव के आधार पे बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी संस्था अक्षर जो है वो हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करती रहती है, तो आपका एक बहुत जो 1 रुपया प्रतिदिन देश के नाम जो एक आपका जी कार्यक्रम है, वो उसके तहत आप समाज सेवा करते रहे, उसके बारे में? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे परिवार में 8 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। जी जी मेरे पिताश्री भी उसमें एक थे। जी तो हमारे पिता अक्सर कहते थे कि देखो देश आज़ाद हो गया, जी हमने सब कुछ देखा, गांधी जी के साथ भी काम कर रहा था, लेकिन अब देश आज़ाद होने के बाद जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ी है। जी तो अब आज की जो पीढ़ी है या आगे जो भी काम होगा तो उसमें राष्ट्रवाद की झलक आनी चाहिए, कुछ ऐसे काम होने चाहिए जो अपना देश समाज मजबूत होता रहे। बहुत बढ़िया। तो एक दिन बैठे बैठे वैसे मैं कहने लगा कि पिताजी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा 1 रुपया रोज़ देश के लिए जोड़ें तो हम सब इतनी बड़ी
आबादी है, अगर भावनाएं पैदा हो जाए तो देश, और वो पैसा फिर जोड़ के हम राष्ट्र कोष में भेजें, बहुत सुंदर। तो उन्होंने बहुत अच्छा माना इस बात को। तो मैंने फिर 1 रुपया रोज़ देश के लिए और आज जोड़ना शुरू करा। सफलता से आपने बहुत बड़ी धनराशि एक आप जो है इसमें 28 लाख प्रधानमंत्री रुपए राहत हम कोष में। पीएम रिलीफ फंड में भेज जी चुके जी हैं। जी जी हर जी। साल जोड़ते हैं, हर साल भेजते हैं। मैं बिल्कुल इस बात के लिए दिल से ताली बजाना चाहूँगा आपके लिए, और आपको भी मोटिवेट इस बात के लिए कहूँगा कि आप ज़रूर इस संस्था का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। 1 रुपया प्रतिदिन देश के नाम अगर हम कर देंगे तो शायद इससे हमारा जो है एक कहीं ना कहीं एक जो नागरिक मन है वो ये संतुष्ट होगा कि हम कहीं ना कहीं इस तरह से देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रवाद की बात मैं बोलना चाहूँगा पवन जी। जी आपने राष्ट्रवाद की बात थोड़ी सी की थी, तो उसमें जब यहाँ कारगिल युद्ध हुआ था, जी 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 जब हमारी संस्था सक्रिय हो चुकी थी, तो हमारे संस्था की महिलाओं ने ये विचार करा, उसमें मेरी पत्नी नीरजा सिंह भी अग्रणी थी, जी कि स्वर्णदान संग्रह क्यों ना करा जाए। जी। तो कुछ ने थोड़ा सा टोंट भी कसा कि आज के भाई महिला अपना जेवर नहीं देना चाहते, चाहे कुछ भी सच बात है ये, बिल्कुल। तो। लेकिन इन्होंने संकल्प किया कि नहीं, देखते हैं। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि महिलाओं में राष्ट्रवाद की कमी नहीं है। हर घर में ऐसी ऐसी महिलाएं मिली जिसने, किसी ने कंगन, किसी ने अंगूठी, हाँ हाँ किसी हाँ ने हाँ, वाह 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 वाह। कुंडल अपने उतार के दे दिए। क्या बात है, क्या और बात है, साधुवाद। इस बात के लिए जरूर मैं हृदय से आपकी संस्था का, आपका, भाभी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर ये भावनाएं हम पैदा कर रहे हैं लोगों के दिलों में और लोग खुले दिल से आगे आ रहे हैं राष्ट्र भक्ति के लिए और राष्ट्रवाद के लिए, तो ये तो आपका बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा श्रेय आपको जाता है इसके लिए। और इसमें अगर पत्नियां साथ हों तो एक और एक 11 हो जाते हैं बिल्कुल ना। सही तो बात। उसमें नीरजा का भी थिएटर के विकास में ही बहुत हाथ है नीरजा का, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे यहाँ याद जितनी है। वर्कशॉप लगती हैं, जितने, अगर वो साथ ना हो तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, इतने जी जी। कलाकार आते हैं बाहर मुझे से। याद है जब हम लोग रात को देर रात तक लौटते थे नाटक करके, तो आप दोनों उस समय तक जागते ही रहते थे जब तक हम घर नहीं लौटते थे। ये बात या तो एक कला प्रेमी ही कर सकता है या एक बाप और माँ ही कर सकती है। तो वो प्यार और वो चीज़ें हमें आपसे मिली हैं, और वो बहुत अच्छा रास्ता जो आपने दिखाया है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो बस मैं आखिरी एक प्रश्न मेरा ये है कि आप कुछ कला प्रेमियों को, थिएटर प्रेमियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं? थिएटर में जितने भी लोग या आज का युवा आगे आना चाहता है, उसके लिए मेरा एक ही संदेश है कि बदलते दौर में आजीविका तो है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े संघर्ष के लिए तैयार हैं और आप में धैर्य है, तभी आप इस क्षेत्र को अपनाएं। और शॉर्टकट इसमें कहीं नहीं आता। अगर आप शॉर्टकट से कुछ पाना चाहते हैं तो कृपया थिएटर में जाएं ना, बिल्कुल भी। हालांकि किसी भी बड़ा कलाकार बनने के लिए थिएटर का आपकी नींव में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये निर्णय आपको करना है कि आप में कितनी क्षमता है धैर्य की, और कितना आप इंतज़ार कर सकते हैं कि कल मैं कलाकार बनूं। लेकिन संघर्ष तो बहुत है, संघर्ष तो आपको बहुत झेलना पड़ेगा। जी। तो दर्शकों, ये बहुत खूबसूरत बात कही है, और आपके सामने थे हमारे श्री सत्यराज जी धामपुर के वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ लेखक, और बहुत थिएटर में अपना जीवन लगाने के लिए पूरे समर्पित रहने के लिए हमेशा तैयार। तो मैं अगले एपिसोड में फिर एक नई प्रतिभा, नए व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, आप हमारे धन्यवाद, स्टूडियो में आए और हमारा ये आपने सम्मान रखा है इस बात धन्यवाद, का। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।